नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है, कैंसर पे चर्चा। यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए खास ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और आज मैं ग्रेटफुल हूँ, डॉक्टर प्रिया एच पुनियानी ने अपना कीमती समय निकाला है हमारे लिए। और डॉक्टर प्रिया जो है ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पास आउट हैं और थोरेसिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप ही अपना परिचय दें, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है मेरे बस की बात नहीं है और मैं कोई गधा कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। गुड आफ्टरनून विवेक जी, वेरी नाइस टू कैच अप विद यू। आपसे बात करके हमेशा बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा है। माय नेम इज डॉक्टर प्रिया एश पुनियानी और मैं एक ट्रेन्ड थोरेसिक सर्जन हूँ। तो पहले के जमाने में सीटीवीएस सर्जरी होती थी, कार्डियक थोरेसिक एंड वैस्कुलर। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये रियलाइज किया गया कि कार्डियक जो होते हैं सर्जन, उनको थोरेसिक का उतना डिवाइड करके वक्त नहीं मिल पाता है। सो थोरेसिक सर्जन की एक अलग फील्ड शुरू हुई करी गई अराउंड 10 years ago. I was lucky to be the first doctorate of national board in thoracic surgery in the country. एंड मैं थोरेसिक सर्जरी मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर जितना हमारा हार्ट छोड़ के जो भी आता है, सो लंग्स आते हैं, हमारा फूड पाइप आता है, रिब्स आते हैं, हमारी जो पसलियां होती है। तो मेरा जो सर्जरी होती है, बेसिकली सर्जन फ्रॉम बॉम्बे। तो सर्जरी में जितने थोरेसिक की चीजें होती हैं, जैसे चेस्ट वॉल का ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, गन शॉट इंजरी हो गई, लंग्स में अगर ट्यूबरकुलोसिस की सर्जरी लगेगी या कैंसर की सर्जरी लगेगी, या फिर फूड पाइप की सर्जरी होती है, इसोफेगस सर्जरी कैंसर की, या एसिड पीने की वजह से जो होती है, सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं। तो काफी सारे मतलब एक काफी अननोन सा और एक्चुअली काफी वास्ट एक प्लेथोरा है डिजीजेस का जो हम सर्जिकली थोरेसिक में कवर करते हैं। एंड लंग कैंसर इज वन ऑफ माय लंग एंड फूड पाइप कैंसर आर वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पैशंस टू ऑपरेट। सो विद ग्रेस ऑफ गॉड मैंने बाद में एक फेलोशिप ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी करी है, जिसमें मेरा फ्रॉम टाटा मेडिकल सेंटर, जिससे मेरा काफी थोरेसिक में एक स्ट्रॉन्ग ऑनको बैकअप बैकग्राउंड हो गया। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कल, तो उसमें ये बताया गया कि इंडिया में जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर से होने वाली मौतों का, या इंसिडेंसेस भी उसमें इंक्लूडेड हैं, वो है लंग कैंसर। और आई डोंट नो ये कितना सही है, शायद आप क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं तो आप इसको वैलिडेट कर पाएंगे। और जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है वो ये है कि हमारे देश में जो डिटेक्शन होता है वो काफी देर से होता है। मतलब प्राइमरी ट्यूमर लेकर ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है, पेशेंट जो है आपके पास आता नहीं है। तो ऐसे में सर्जरी कितना कारगर ऑप्शन है, और आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? इतने जो भी 10-15 साल से जो आप काम कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? हाँ, किस्मत से काम करते हुए तो 20 साल के ऊपर हो गए, लेकिन थोरेसिक में ये हायर स्पेशलाइजेशन 10 साल से है। तो कैसा रहता है कि लंग कैंसर इज द मोस्ट डेडलीस्ट कैंसर बोला जाता है। मतलब उसका जो परसेंटेज ऑफ डेथ है दैट इज हाईएस्ट। और वो अनफॉर्चुनेटली इसलिए होता है कि थोड़ा लंग कैंसर जो है वो हमारे पास थोड़ा लेट आते हैं, दे डोंट कम वेरी अर्ली। तो अगर 100 लंग कैंसर मेरे पास आते हैं तो उसमें से ऐसे 20 ही होंगे जो ऑपरेशन की कंडीशन में होंगे, ओके। या उस स्टेज में होंगे कि मैं उनको एक क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट कर पाऊं, चाहे वो सर्जरी हो चाहे वो कॉम्बिनेशन हो। लेकिन ऐसे सिर्फ 20 होते हैं। तो 80% के करीब कैंसर्स जो लंग के हमारे पास आते हैं वो ऐसी स्टेज में आते हैं जहां हम क्यूरेटिव ऑप्शन नहीं दे सकते। दैट इज हाउ इट इज द डेडलीस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। दूसरा कारण होता है कि उनकी जो सर्जरीज होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पेशेंट एल्डरली होते हैं तो उनकी काफी बीमारियां उनको काफी पहले से होती हैं, डायबिटीज है, प्रेशर है, बहुत सालों की सिगरेट स्मोकिंग का असर है। तो उस चक्कर में भी वो जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, इट नीड्स टू बी डेल्ट विद केयर। जहां तक परसेंटेज ऑफ कैंसर्स की बात है, इट इज स्टिल नॉट मोस्ट कॉमन। अभी भी हमारे कंट्री में ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओरल कैंसर इज मोस्ट, लंग उसके पीछे पीछे आ रहा है, बट इट इज कैचिंग अप slowly and steadily as we are becoming more and more modernized. We are getting more and more lung cancers in our country, right? So coming to your second question straight away, like I told you, around 100 में से 20 ही ऐसे होते हैं जो कि सर्जिकल स्टेज पे हमारे पास पहुंचते हैं।
ऐसे स्टेज में जहां हम कहीं ना कहीं उनको सर्जरी ऑफर कर पाए। जिनको हम सर्जरी ऑफर कर पाते हैं दे डेफिनेटली डू वेल। लॉट ऑफ मिथ्स आर देयर, बहुत गलत धारणाएं हैं जी लोगों के मन में कि लंग के कैंसर मतलब है तो आपका डेथ सेंटेंस है, लंग कैंसर हो गया तो आप 6 महीने के ऊपर नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपका लंग कैंसर सही समय में पकड़ा जाए तो उसका काफी अच्छा ट्रीटमेंट रेट होता है। इनफैक्ट विवेक जी, अगर आप स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर सुनेंगे तो सब लोग कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट तो बहुत अच्छा है। तो स्टेज 1 के ब्रेस्ट कैंसर में 97 to 98% पेशेंट्स क्योर होते हैं। वैसे ही लंग कैंसर में अगर स्टेज 1 में आते हैं तो ऑलमोस्ट 95 to 97% पेशेंट्स क्योर होते हैं। वाह बस वो स्टेज 1 पे आने वाली बात है। एग्जैक्टली लंग कैंसर उतना जल्दी आते नहीं क्योंकि उनको उतनी तकलीफ होती नहीं जल्दी से। तो जी उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस लगेगा कि कैसे हम अवेयरनेस बढ़ाएं कि लोगों का डायग्नोसिस अर्ली हो। पर जिनको सर्जरी संभव है उनके लिए सर्जरी में काफी सारे ऑप्शंस हैं एंड ऑल ऑफ देम आर प्रीटी गुड। सुपर। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जो सर्जरी करते हैं, क्योंकि सर्जरी भी आजकल इतनी एडवांस हो गई है और इतने सारे इंटेंट्स होते हैं, जैसे आपने बताया क्यूरेटिव इंटेंट एक होता है। सो जब लंग कैंसर की जो हम बात करते हैं तो इसमें किस किस टाइप की सर्जरी होती है? जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर से कंपेयर करते हैं तो एक होता है ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी, मतलब वहां पे सिर्फ ट्यूमर काट के निकाल सकते हैं। लंग में क्या ये ऑप्शन पॉसिबल होता है इवन इफ जो यस हमारे केसेस आते हैं? यस। तो लंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। लंग की सर्जरीज में टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट लंग सर्जरी में आया है एनेस्थेसिया में। नॉर्मल जो हम एनेस्थेसिया देते हैं तो उसमें जो ट्यूब होती है जिससे सांस लेते हैं मशीन से, वो दोनों लंग्स को हवा देती है। लेकिन अब लंग सर्जरीज में एक कॉन्सेप्ट आ चुका है डबल ल्यूमेन ट्यूब। उसमें उस ट्यूब के ही 2 भाग होते हैं। तो उसमें जिस लंग को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं उसको हम पूरा बिठा देते हैं ताकि वो सर्जरी आराम से होती रहे, और दूसरे लंग को हम पूरा हवा देते रहते हैं ताकि पेशेंट को पूरे सर्जरी में कोई एनेस्थेसिया की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर एक फूलता और बैठता लंग होगा उसमें ऑपरेशन करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू एक बैठा हुआ लंग। सो पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है उससे। सो एनेस्थेसिया वाइज बहुत इंप्रूवमेंट आया है। जहां तक सर्जरी की बात है उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं। तो लंग्स की सर्जरीज होती है वो कई प्रकार की होती है। हर लंग का एक लोब होता है, एक पार्ट होता है। तो राइट साइड में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। तो एक सर्जरी होती है लोबेक्टमी, मतलब जिस पार्ट में वो कैंसर है उस पूरे पार्ट को हम निकालेंगे। अगर राइट में ऊपर में है तो राइट का ऊपर का पार्ट निकालेंगे, बीच का और नीचे का रख देंगे। पूरा लंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि हमें 2 पार्ट या कभी कभी पूरा लंग निकालना पड़े, लेकिन वो पूरा लंग उसी में निकाला जाता है, उसी पेशेंट में जिनके हम सारे पहले टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि एक ही लंग पे, जैसे एक ही किडनी पे लोग रहते हैं वैसे एक ही लंग पे वो आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सके, ट्रैवल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, शायद स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, बाकी सब अपना नॉर्मल एक्टिविटीज उनकी चल सकती है। तो ऐसे एक सर्जरी होती है जिसको न्यूमोनेक्टमी बोलते हैं। उसमें भी एडवांसेस आए हैं अब कि मान लीजिए अगर आपका एक पार्ट लंग का ट्यूमर है और वो जो ट्यूमर है वो आपके सांस की नली तक बढ़ रहा है, तो हम उसमें पूरा लंग ना निकाल के इस पार्ट को निकाल के इस सांस की नली को कट करके बाकी जो है वो सांस की नली उसको जोड़ देते हैं, जिसको स्लीव रिसेक्शन बोलते हैं। ये हर सर्जन के पॉसिबिलिटी में नहीं रहता है कि उसमें आप जहां पे पहले जमाने में पूरा का पूरा लंग निकालना पड़ता, अब एक ही पार्ट निकाल के बाकी को जोड़ देते हैं दोबारा सांस की नली को। स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है सर्जरी की, सूचर टेक्निक, उससे स्पेशलाइज करके हम जोड़ देते हैं तो बाकी लंग जो है वो बच जाता है। कुछ एल्डरली लोगों में जहां पे आप एक पार्ट निकालना भी सहन नहीं कर सकते, उनकी जनरल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो जहां हम बोल देते पहले कि नहीं ये ऑपरेशन सहन नहीं कर पाएंगे, उनमें अब हम एक पार्ट से भी कम पार्ट, तो सेगमेंट, एक पार्ट के जो मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट और होते हैं जी, जैसे मसाले के डब्बे में अलग अलग छोटे छोटे मसाले के डब्बे होते हैं, वैसे अगर हम उस एक पार्ट में से भी 1-2 सेगमेंट निकाल दें उस बीमारी वाला, तो भी पेशेंट को काफी अच्छा एडवांटेज मिल रहा है और वो पेशेंट वो सर्जरी सहन कर पा रहा है। उसको सब लोबार रिसेक्शन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक पार्ट निकाला जाता है छोटा सा। तो ये सारे किस्म की सर्जरीज आई हैं।
सर्जरी के पहले की जो हमारे टेस्ट होते हैं वो बहुत इम्प्रोवाइज हो गए हैं, तो हम बता पाते हैं कि ये पेशेंट सर्जरी सहन कर पाएगा, ये नहीं सहन कर पाएगा, अगर करेगा तो कौन से लेवल की सर्जरी सहन कर सकता है। इस सब में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। along with sleeve resections, which is a bonus, it has worked very well to our health. अमेजिंग। डॉक्टर साहब, जब कभी सर्जरी की बात होती है, मतलब चाहे मैं हूं या कोई भी आम आदमी जो हो, कैंसर तो खैर एक बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, बड़ा स्टेज है, लेकिन अदरवाइज अगर सर्जरी की जब कभी बात आती है, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन कराना है, तो लोग बड़ा डरते हैं। और दो जो है बड़े मेजर रीजन होते हैं उसके डरने के। पहला रीजन होता है कि मेरा शरीर कैसा होगा, मेरी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, क्या मैं उतना इफेक्टिव होऊंगा सर्जरी के बाद। दूसरा होता है कॉस्ट। सो जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो इन दोनों में लाइक, हालांकि आपने कुछ एक बातें बताई कि भाई उससे परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली बढ़ जाता है। सो कॉस्ट को लेकर इतना लोग डरे हुए क्यों रहते हैं, और क्या टेन्योर होता है, मतलब कितना समय लगता है ये सब चीजों से रिकवर होने में? तो पहले जहां तक बात आई आपकी कॉस्ट के, पहले आपने क्या पूछा था मुझसे? रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? रिकवर होने में वक्त नहीं, सो डिपेंड करता है। अगर आपका जो पूरे लंग निकालने की सर्जरी होती है, निमोनेक्टमी, उसमें मैं बोल सकती हूँ कि शायद भागा दौड़ी का या स्पोर्ट्स का काम नहीं हो सकता। नॉर्मल जो डेली लाइफ होती है वो तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लंग का एक पार्ट निकालूं या स्लीव रिसेक्शन करूं या सब बार रिसेक्शन, उसमें इंसान सब कुछ कर सकता है, इंक्लूडिंग मैराथन। तो ऐसे भी पेशेंट है जिनका लंग का एक पार्ट निकाला है, उन्होंने आराम से उनके बाकी दो पार्ट जो होते हैं पूरा फूल के उस एरिया को पूरा कवर करते हैं और उस लंग का पार्ट का एक्शन जो है पूरा टेक ओवर कर लेते हैं। तो उस मामले में देयर इज नो प्रॉब्लम्स। जहां तक कॉस्ट की बात आती है, यस इट इज स्टिल अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन बाकी जो सर्जरीज होती है कई। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो हम नसें होती है लंग्स की, या जो हमारे सांस की नली होती है जो उस एक पार्ट को सप्लाई कर रही होती है, उसको हम लोग स्टेपलर नाम के गन से, स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट से बंद करते हैं। पहले वो हाथ से होता था तो थोड़ा सा लीक का चांस ज्यादा होता था, इसलिए रिकवरी स्लो होती थी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट देखेंगे तो सेम ही पड़ता है, क्योंकि अब पेशेंट जल्दी घर जाते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस के चांस काफी कम हो गए हैं, लीक नहीं होता है। तो अगर लीक होता है तो कई बार महीनों चल जाता था। तो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बट देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स अवेलेबल, देर आर लॉट ऑफ गुड हॉस्पिटल्स अवेलेबल जो कि काफी हेल्प करते हैं। देर आर लॉट ऑफ स्टेपलर कंपनीज आर देयर विच आर हेल्पिंग अ लॉट। सो घुमा फिरा के फंड्स अगर इच्छा है तो कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज हो जाता है। टाटा हॉस्पिटल है विच इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क, और जो पेशेंट्स टाटा की लंबी की लिस्ट में है उसके लिए बाहर लॉट ऑफ फाउंडेशंस आर देयर। आई माइसेल्फ वर्क इन 2-3 ट्रस्ट हॉस्पिटल्स जहाँ पे काफी सब्सिडाइज रेट पे लोगों को कैंसर सर्जरीज मिल जाती है। टेन्योर ऑफ जो ट्रीटमेंट होता है, तो नॉर्मली एक अंदाज बोलूंगी तो अगर एक लंग सर्जरी के लिए पेशेंट एडमिट होता है, सो अराउंड 8 to 10 days इज अ रफ आई वुड से बॉल पाल फिगर। So there are patients जो 5वें दिन भी घर जाते हैं, there are patients जो 12वें दिन भी जाते हैं, but a rough is around 8 days जिसमें पेशेंट घर जाता है। So the cost normally includes the entire 8 days, उसमें से 1-2 दिन आईसीयू में जाते हैं। सर्जरी का स्टे पर 3 to 4 hours की सर्जरी होती है। So that's how it goes. Okay. Things are changing for the better. जी जी जी। डॉक्टर साहब, क्या लंग ट्रांसप्लांट पॉसिबल होता है लंग कैंसर में? नहीं, लंग कैंसर में अभी तक लंग ट्रांसप्लांट उतना जैसे नहीं आया है, जैसे रीनल कैंसर में, किडनी कैंसर में भी नहीं आया है, क्योंकि वो ऑलरेडी लंग कैंसर ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं से फैल के आया है। इट्स अ एयरवे इंड्यूस एयरवे मैलिग्नेंसी। उसमें लंग ट्रांसप्लांट अभी तक सक्सेस कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। प्लस कोई भी ट्रांसप्लांट के काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, एज क्राइटेरिया बोलिए, फंक्शनल क्राइटेरिया बोले, तो अभी तक लंग ट्रांसप्लांट इज एज अ क्योर ऑफ लंग कैंसर नहीं आया है कहीं पे भी। ओके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम सी चीज है हमारे देश में, जैसे आपने बताया कि अगर लोग जो है अर्ली डिटेक्शन करवा पाते हैं, स्टेज 1 या 2 में अगर आपके पास आते हैं, तो सर्जरी पॉसिबल है, उसकी वजह से शायद सर्वाइवल भी काफी अच्छा हो जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाए। सो ये हो कैसे, मतलब आज इसमें रोड़े क्या हैं?
तो हमारे देश में या वर्ल्ड में अराउंड 80 to 90% ऑफ लंग कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, आइदर स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग. Smoking includes everything, including cigars, cigarettes, hookah, bidis, any type of smoking. 10 to 20% patients are non-smokers. But yes, ये जरूर देखा गया है, which is now becoming more and more sort of significant in our country, is कि कई सारे patients ऐसे आ रहे हैं जो non-smokers हैं, especially females. तो उनके लिए अभी तक कुछ ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि हम जल्दी पकड़ पाए, other than the symptoms. But there are two things. One is something called as lung cancer screening. That is awareness in public. So as per WHO, anyone who's above the age of 50 who is a smoker or has quit smoking in the last 15 years. Smoker मतलब कितना? 20 pack years. मतलब 20 pack years is number of packets per day multiplied by the number of years you have been smoking. So अगर कोई रोज का एक पैकेट पीता है, 20 साल पीता है, it is 20 pack years. कोई अगर रोज का 2 पैकेट पीता है लेकिन 10 ही साल से पी रहा है तो भी it is 20 pack years, right? So anyone who is above 50 who is a smoker of 20 pack years or has quit smoking in last 15 years should get a low dose CT scan of chest every year. उसमें होता है कि जो सीटी स्कैन जो रेडिएशन देते हैं उसका डोज ऑलमोस्ट 300 एक्सरेज कम होता है, एंड दैट इज वेरी लो डोज. सो पेशेंट को जो बोलते हैं रेडिएशन का इफेक्ट आएगा या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, दैट बिकम्स मच लेस. सो बिकॉज द लो डोज होता है तो पेशेंट को भी आराम है और कॉस्ट भी उतना नहीं है. थर्डली, पेशेंट जो रोज का 2 पैकेट सिगरेट पीते हैं, आई एम श्योर इट इज नॉट सप्लाइड फ्री बाय द गवर्नमेंट और बाय एनीवन एल्स. So if they can spend that much money the entire year for smoking, can spend a few thousand a year for your own health sake. That is a message to the public. Second is message to the doctors. हमारे कंट्री में बहुत सारा रैम्पेंट है ट्यूबरकुलोसिस. तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है इन टाटा एज वेल एज आउटसाइड कि पेशेंट जिनको गांठ दिखी लंग में या जिनको खांसी है, कभी कभी तो एक्सरे भी नहीं होता है, कोई उनको टीबी का दवा शुरू कर देता है कि एक्सरे है, कुछ डाउट लग रहा है, ये टीबी होगा. तो इस चक्कर में पेशेंट जो बहुत जल्दी स्टेज में पकड़े जा सकते थे वो हमारे पास थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि 3 महीने हो गए, खांसी को आराम नहीं आया, तब जाके वो रेफर होते हैं जहां दिखता है कि अरे उनको पहले भी शायद कैंसर था. सो ये मैसेज टू डॉक्टर्स है कि विदाउट कंफर्मेशन कि हाँ दिस इज ट्यूबरकुलोसिस एंड नॉट कैंसर, one should not start anti-tuberculosis treatment. अगर आपको डाउट है तो you send a patient to a specialist, a chest specialist or onco specialist, जो कि उसका एटलीस्ट पूरा इन्वेस्टिगेशन करा ले, कंफर्म करे it is not cancer, it is tuberculosis. So every ट्यूमर इन द लंग, हर ट्यूमर में लंग में हर जो दाग दिखता है वो कैंसर नहीं होता. हर दाग टीबी नहीं होता तो हर दाग कैंसर भी नहीं होता, ऐसा है. सो ये 2 चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पब्लिक ऑल्सो हैज टू नो अ फ्यू थिंग्स कि अगर आपको खांसी है जो 2 हफ्ते के ऊपर चल रही है, जो ठीक नहीं हुई है, या आपको खांसी में खून आता है, या आपको सांस फूलता है, एक 25-30 उम्र के बाद आपको एस्थमा के सिम्टम्स शुरू होते हैं, आपको कंसिस्टेंटली बैक में पेन है, या आपकी आवाज में बदलाव आ रहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज फट रही है, इनमें से अगर कुछ भी है तो आपको आपके डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए. एंड पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बोलता है टीबी है तो पहले पूछे कि टीबी का क्या प्रूफ है मेरे पास. सो दिस इज हाउ, अगर हम ये 2 चीजें, लो डोज सीटी स्कैन थोरैक्स एंड अवेयरनेस इन डॉक्टर्स एंड पब्लिक दैट एवरीथिंग इज नॉट टीबी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे अर्ली पेशेंट्स हम पकड़ पाएंगे. इनफैक्ट विवेक जी, ये कोविड के टाइम पे हमने एक स्टडी करी थी कि करीबन एक साल में हमने 60 ऑपरेशन लंग्स के किए. उसमें से 12 ऐसे थे जिनको लंग कैंसर इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उनका सीटी स्कैन हुआ था कोविड के लिए, ना कि लंग के लिए. तो कोविड के सस्पिशन में सीटी स्कैन कराया, उसमें से 60 में से 12 लोगों को कैंसर मिला
उसमें से 9 ऐसे थे जिनको अर्ली स्टेज कैंसर था, कि और कुछ लगा नहीं, 3 पेशेंट्स को बाद में कीमो लगा, बट दे ऑल वर इन द क्यूरेटिव स्टेज. सो दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ a CT scan annually. जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने. और मुझे चलते चलते एक चीज और बताइए कि ये जो लो डोज CT स्कैन होता है कितना महंगा होता है, कितने हजार का होता है, कितने 100 का होता है? ये नॉर्मली 2,500 से 3,000 का होता है. तो कोई भी CT स्कैन आजकल 5,000 6,000 में जाता है. HRCT जो हम बोलते हैं, HRCT का ही अगर हम कम डोज में यूज करेंगे, लो डोज CT स्कैन हो रहा है, तो वो 2,500 से 3,000 के बीच में जाता है. एंड इट इज नॉट वेरी एज येट नो. हम अगर बोल पाएंगे तो रेडियोलॉजी के जो भी सेंटर्स हैं उनको भी ये थोड़ा सा आएगा भी, हाँ पेशेंट आ रहा है तो हम उसके हिसाब से प्रोग्राम सेट करें. उनको तो सिर्फ एक प्रोग्राम सेट करना है, बट दैट अवेयरनेस हैज टू बी एवरीवन, देन द कॉस्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स लेस. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ आने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए. हम आपसे मिलते रहेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे. थैंक यू सो मच. Sure. Thank you so much, Vivek ji. Thank you. Have a good day.